चलिए जी, आगे डिस्कस करते हैं। हम फाइनेंशियल एसेट्स, उसके टाइप्स डिस्कस करते हैं। उसका क्राइटेरिया जो है सारा, अब हम उसको देखते हैं कि क्या है, कैसे है और किस तरह से हम उसको लेकर चल रहे होंगे। अच्छा जी, पहले हम एसेट्स को डिस्कस करते हैं, फिर हम लायबिलिटी को डिस्कस करेंगे, फिर हम जो आएंगे वो क्या करेंगे, हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाएंगे। तो वन बाय वन जो है चीज़ों को लेकर चलते हैं। अभी हमें ये चीज़ पता लग गया है कि फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं। क्या फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, उसका हमें पता लग गया। तो मेरा सवाल है आपसे कि व्हाट आर फाइनेंशियल एसेट्स। व्हाट आर फाइनेंशियल एसेट्स? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, contractual right to receive any payment from an entity। अब हम जरा देखते हैं, हम बात करते हैं फाइनेंशियल एसेट्स की। ये फाइनेंशियल एसेट्स में टू टाइप्स हैं। एक है फाइनेंशियल एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, दूसरी है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है कि आपने इन्वेस्टमेंट की है, किसमें? बॉन्ड्स में। आपने इन्वेस्टमेंट की है दोस्तों डिवेंचर्स में, लोन नोट्स में। ये जो है आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो कहलाते हैं। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है कि आपने शेयर्स परचेज की हैं। आपने क्या किए हैं? शेयर्स जो हैं वो परचेज किए हैं। सवाल है मेरा कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इज इट इक्विटी और डेट? तो आपने नाम पे नहीं जाना, याद है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म, नाम के शेयर्स हैं, हकीकत में क्या है ये? डेट जो है वो कंसिडर होता है, तो इसको हम देखेंगे। तो अब ये दो है हमारे पास, फाइनेंशियल एसेट्स डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और हमारे पास कौन से हैं? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसको हम यहाँ पे लेकर चल रहे होंगे। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इसको क्या करते हैं, हम इसको लेकर चल रहे होते हैं, क्या है क्या नहीं है। अब हम जब डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो पर्टिकुलरली हमारे सिलेबस में जो है वी आर टॉकिंग अबाउट डिवेंचर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट बॉन्ड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इनकी हम क्या कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से ज़रा, कि फॉर एग्जांपल ग्रेट वॉल मोटर जो है GWM ने, इसने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टेड इन 100 डिवेंचर ऑफ कंपनी एक्स एट 10 एज। उसने कंपनी में 100 पे क्या किया, इन्वेस्टमेंट की है, और डेट है इन्वेस्टमेंट की ऑन 1 जनवरी
2025। अब इसके ऊपर जो है वो क्या है, दे कैरीज इंटरेस्ट एट 15%, और ये है जी रिसीवेबल इन एरियर्स। क्या है, इन एरियर्स। ये इंटरेस्ट रिसीवेबल इन एरियर्स या एडवांस जो है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा कि हमें इंटरेस्ट मिलना कब है। तो जाहिर सी बात है हमें साल के एंड पे इंटरेस्ट मिल रहा होगा। और इसकी जो इंस्ट्रूमेंट की लाइफ है वो है, हमारे पास डिबेंचर्स आपने लिए हैं 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। अब ये डिबेंचर्स जो हैं वो लिस्टेड भी हैं, और ये मार्केट में ट्रेडेबल भी हैं, बिक भी सकते हैं। क्या, बिक भी सकते हैं, ट्रेडेबल भी है। तो इसको हमने क्या करना है, अब रिकॉर्ड करना है। तो जब हम ये एडजस्टमेंट करेंगे, जब हम एंट्री पास करेंगे तो क्या होगी, 1 जनवरी 25 को आपने 100 डिवेंचर्स लिए थे 10 रुपए के हिसाब से। तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, आप करेंगे जी इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। ये जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं, कितने बनते हैं, 100 × 10 हजार। 1000 से आप क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, और आपका कैश जो है वो क्या होगा, 1000 से क्रेडिट हो रहा होगा। अब हमारे पास आ गया ईयर एंड, हमारे पास क्या आ गया, ईयर एंड आ गया। ईयर एंड है 31 दिसंबर 2015। क्या, 31 दिसंबर 2015। अब जरा यहाँ पे समझिएगा कि हमें पता है कि हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्लोज करनी है। हमने क्या करनी है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है क्लोज करनी है, और हमने इसको लिखना है। अब ये जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं इनको लिखने की दो अप्रोचेज होंगी। या तो हम चलेंगे कॉस्ट मॉडल के ऊपर, या हम चलेंगे इसको फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर, जो है क्या करेंगे, लेकर चल रहे होंगे। क्या चलेंगे, कॉस्ट मॉडल लेकर चलेंगे, या हम क्या चलेंगे, हम इसको फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर जो है वो लेकर चल रहे होंगे। अगर हम इसको कॉस्ट मॉडल पे लेके चलें तो कॉस्ट मॉडल पे तो यही है हमारा, ये जो अगर जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे होंगे, तो ईयर एंड पे जब हमारा 31 दिसंबर आएगा, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम क्या करेंगे, हम इसको 1000 का रिफ्लेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, हम इसको 1000 का रिफ्लेक्ट जो है वो कर देंगे। अगर हम चलते हैं फेयर वैल्यू के ऊपर, फॉर एग्जांपल ईयर एंड हुआ, लिस्टेड भी हैं मार्केट में, ट्रेडेबल भी हैं, तो उसकी है फेयर वैल्यू 15। कितनी हो गई है, फेयर वैल्यू 15 हो गई। अगर ये चीज है, तो अब जब हम अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लिखेंगे, तो क्या होगा, 15 × 1000, हम किसका लॉग करेंगे, हम इसको 1500 का लिखेंगे। हमने कितने के लिए थे, 1000 के, अब कितने पे आए हैं, 1500 के, तो हम इस पे लिखेंगे। ये जो 500 का इंक्रीज हुआ है ये हमारा फेयर वैल्यू गेन होगा। तो जब तक हम इनको डिस्पोज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इस तरह से इसका फेयर वैल्यू गेन और फेयर वैल्यू लॉस जो है वो लेकर चल रहे होंगे। ओके, तो दो प्रोसेस है, या तो आप इसको कॉस्ट मॉडल पे लेके चलेंगे, या आप इसको किस पे लेके चलेंगे, फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर लेके चलेंगे। इज दैट क्लियर। अब हम चलते हैं आगे, हम आते हैं अपनी बुक के ऊपर। पहले हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको दो अप्रोचेस बता दी हैं। एक मैंने आपको बता दी है कि आपकी कॉस्ट मॉडल में क्या अप्रोच होगी, एक आपको बता दी है कि आपकी फेयर वैल्यू मॉडल में क्या अप्रोच होगी। ये इसमें जो आपका फेयर वैल्यू गेन होगा, जो फेयर वैल्यू लॉस होगा, उसे हम क्या करेंगे, रिपोर्ट करते रहेंगे। अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं कि फाइनेंशियल एसेट्स हमारे, और ये हमारे कौन से हैं, ये हमारे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब वी हैव इन्वेस्टेड इन शेयर्स, वी हैव इन्वेस्टेड इन शेयर्स। उसके बारे में देखते हैं कि अब इसको जब हमने क्लासिफाई करना है, तो इसकी क्लासिफिकेशन के हमारे पास जो मेथड है वो कौन कौन से हैं। देखिए, अमोर्टाइज कॉस्ट जो है वो तो इसके ऊपर हम अप्लाई नहीं करेंगे, वो इसके ऊपर अप्लाई होगा नहीं। यहाँ तो इसको हम लेके चलेंगे फेयर वैल्यू
एक मिनट रुके, जरा अजान हो रही है। हम्म। अच्छा जी, अब चलते हैं कि अब हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब हम इसको क्लासीफाई करके लेके क्या करें। मैंने आपको बता दिया है कॉस्ट मॉडल क्या होगा और फेयर वैल्यू मॉडल क्या होगा। अब हमने सारे डिस्कशन कर रहे हैं, वो किसकी कर रहे हैं, वो फेयर वैल्यू मॉडल की कर रहे हैं। बिकॉज अभी हमने देखा कि भाई हमने चीज ली थी 1,000 रुपए की, वो 1,000 से बढ़ के कितनी होगी, 1,500 की, तो 500 गेन तो आया। ये जो फेयर वैल्यू गेन है, इसको कहाँ पे लेके चलना है, कहाँ नहीं लेके चलना, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अमोर्टाइज कॉस्ट नहीं लगाते, कॉस्ट मॉडल लगाते। इस पे दो मेथड है, या तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई? कि जो भी आपका फेयर वैल्यू गेन वगैरह होगा, आप उसको अदर कंप्रीहेंसिव इनकम का पार्ट बनाएंगे। दूसरा है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि इसमें जो फेयर वैल्यू गेन या लॉस होगा, किसका पार्ट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट जो है बन रहा होगा। अब सवाल ये है कि अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है, वी हैव इन्वेस्टेड इन शेयर्स, तो हम कैसे इस ओसीए में लेके जाएंगे, या कैसे हम पीएल में लेके जाएंगे, उसको हमने क्या करना है यहाँ पे डिस्कस करना है। तो रिमेंबर, ओसीआई में तब लेके जाएंगे, ध्यान से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा ये लाइन। ओसीआई में कब जाएंगे, व्हेन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इज नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग,
कि आपने ये जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट की है, आपने इसको लेकर रख दिया है, आप इसको ट्रेड नहीं करेंगे, आप उसको जो है वो अपने पास रखेंगे, आप उसको बेचेंगे नहीं। एंड इज ओनली पॉसिबल एट इनिशियल इग्निशन एंड इररिवोकेबल, कि आपने उसको रिकॉर्ड किया, जब इनिशियल उसको रिकॉर्ड करे तब कर लिया, और बाद में जो है वो इररिवोकेबल है, आप उसको क्लासिफाई डिक्लासिफाई नहीं कर रहे होंगे। इफ दैट इज द केस, तो आपके पास जो होगा उसे हम क्या कह रहे होंगे, आप उसको फिर वैल्यू थ्रू ओसीएल लेके चल रहे होंगे। और फिर वैल्यू थ्रू पीएल कब लेके चलेंगे, जब आप उसको ट्रेडिंग के लिए रख रहे हैं, आप उसको ट्रेडिंग के लिए रख रहे हैं, नंबर वन ट्रेडिंग के लिए, और दूसरा आप उसको इस में नहीं लेके चल रहे, तो फिर किस में जाएंगे, वो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहे होंगे। ये दो बातें ना आपने याद रखनी है कि ओसीआई में कब जाएंगे, सिंपल याद रखिएगा, ओसीआई में जाएंगे व्हेन दे आर नॉट फॉर ट्रेडिंग, आपने इन्वेस्ट करके रख दिया, 5 साल के बाद देखी रहेगी। और पीएल में कब जाएंगे, जब आप उसको ट्रेड पर्पस करने के लिए रख रहे हैं, फिर किस में लेके जाएंगे, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है वो लेकर चल रहे होंगे। ठीक है। इसको एक दफा देख लें, अगर चलते हैं। तो यहाँ पे ना एक बार रखिएगा, चैप्टर खत्म हो जाता है, फिर भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि यार क्या करना है क्या नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ एक जनरल प्रिंसिपल, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। दैट इज जनरल या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसको हमने मेजर करना है क्या, असूल किस प्रिंसिपल के तहत। रिमेंबर, IFRS 9, क्या IFRS 9 ये रिकमेंड करता है टू यूज फेयर वैल्यू। ठीक है, क्या दे रिकमेंड टू यूज फेयर वैल्यू जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती। इधर लिखता हूँ, आपका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, आपने फेयर वैल्यू पे लिखना है। आपकी जब कंडीशन मीट हो जाए, देन यू विल गो फॉर द कॉस्ट, अदरवाइज किसके ऊपर लेके जाएंगे, आप फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे। और ये कंडीशन सबके लिए है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट, सारा कुछ जो है वो क्या करेंगे, आपने ये कंडीशन से पास करवाना है। अब सवाल ये है कि कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड करने के लिए कंडीशंस फुलफिल होने की बात हो रही है, वो कंडीशंस कौन सी है, जो हम बात कर रहे हैं कि भाईजान कॉस्ट मॉडल के लिए जो कंडीशन है, वो कंडीशन फॉर कॉस्ट मॉडल क्या है। कल को आप डेट पे इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, इक्विटी पे इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, तो कौन सी कंडीशंस जो हैं वो मेजर होनी चाहिए।
नंबर वन कंडीशन कि आपका जो बिजनेस मॉडल है, जो आपका बिजनेस मॉडल है इन फाइनेंशियल एसेट्स को ओन करने का, कि दैट इज टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट। क्या? टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट। आप इस इन्वेस्टमेंट को अपने पास रखेंगे। आप अपने इस इन्वेस्टमेंट को अपने पास क्यों रखेंगे? रिमेंबर, टू रिकवर द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज ऑन गिवन डेट। कि जो कमिट किया है इंटरेस्ट वगैरह, उसको क्या करना है आपने, लेने के लिए आपने कहा हम पास करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट, जो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं, जो आपके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज है, इसमें सिंपल क्या है? दो चीजें। नंबर वन, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ये अगर दो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर आप क्या करेंगे? आप इसको कॉस्ट मॉडल के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ओके। नोट कर लें फिर आगे चलें। अब इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल को देखते हैं हम, ताकि हमें इसकी मजीद क्लैरिफिकेशन जो है वो होए। कंपनी ए इन्वेस्टेड ₹10,000 इन अ फिक्स डिपॉजिट। ठीक है। और रेट है 10% फॉर 2 ईयर्स। क्या है? रेट है 10% फॉर 2 ईयर्स, रखा है यकम जनवरी 2025 को। अब अरेंजमेंट ये है कि भाई आपने इन्वेस्ट किया है और कंपनी ने क्या कहा है? कंपनी का पर्पस है, कंपनी का मकसद है टू होल्ड दिस इन्वेस्टमेंट। कि हमने क्या करना है? हमने इस इन्वेस्टमेंट को अपने पास रखना है। एंड जो इसका कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस है वो हमने लेके चलने हैं, कि 2 सालों के बाद जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो हमने क्या करना है? वो हमने रिसीव करना है। वो क्या करना है? वो इंटरेस्ट जो है वो हमने रिसीव करना है। दैट इज द कंपनीज पॉलिसी। जो कंपनी ने कहा है मैंने क्या करनी है? ऑप्ट करनी है। अब अगर ये अरेंजमेंट है कि आप चाह रहे हैं कि आप इसको 2 साल तक अपने पास रखें, तो अब इसकी अरेंजमेंट क्या होगी, हम इसे कैसे एंट्री पास करेंगे? वो बिकॉज अब देखा जाए तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी है? 10,000 है। अब चूंकि अगर ये सीन है तो हमने तो अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को किसके ऊपर रिकॉर्ड करना है? हमने अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हमेशा कॉस्ट के ऊपर ही लेके चलना है।
इसके ऊपर लेकर चलना है, कॉस्ट के ऊपर ही लेकर चलना है। तो अब क्या होगा, अब देखें जो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मेरी प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो होगी 10,000। वो कितनी हो गई, 10,000। अब पहले साल का अगर मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालूं, तो 10,000 का अगर हम 10% लें कितना आएगा, 1,000 आ जाएगा। तो ये है जी पहले साल का इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट ऐड करके मेरी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी बन जाएगी, 11,000। कितनी बन जाएगी हमारी प्रिंसिपल अमाउंट, 11,000। अब इसके ऊपर दोबारा अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं ईयर 2 का, तो 11,000 का 10% कितना बनेगा, 11,000 का 10%, और नहीं 1,100 बनेगा, 1,100 बनेगा। अब मैं इसको देखूं, अब मैं इसको देखूं, तो 2 साल के बाद टोटल कितना बनेगा, 12,100 बनेगा। अब अगर आप इसको रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो 2 सालों के बाद आप रिसीव करेंगे 12,100। ये है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। इसमें जो प्रिंसिपल है आपका वो है 10,000, और जो इंटरेस्ट है वो कितना है, दैट इज 2,100। तो अगर आप इस नियत से रिसीव करना चाहते हैं, तो देन कॉस्ट मॉडल विल बी एप्लीकेटेड। इज इट क्लियर? अगर मैं इसको अकाउंटिंग एंट्रीज में पास करना चाहूँ, तो यकम जनवरी 25 को जो हमने एंट्री की, हम यहाँ लिख लेंगे जी इन्वेस्टमेंट हमने की थी, बैंक में की है ना, क्या था, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। हमने इन्वेस्टमेंट की है बैंक में, फिक्स डिपॉजिट की। तो 10,000, 10,000 से बैंक जो है वो डेबिट हो गया, और कैश जो है वो 10,000 से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। अब 1 साल चला हमारा, तो 31 दिसंबर जो कि हमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो जो है वो चाहिए। तो अब इंटरेस्ट हमारा इंक्रू हो गया, रिसीव नहीं हुआ, एक्रू हो गया। तो इंटरेस्ट इनकम जो है वो 1,000 की हो गई क्रेडिट, और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो हम जो कि एक साथ लेना है फाइनेंशियल एसेट, हमारा प्रिंसिपल जो है वो चेंज हो गया। जो हमने यहाँ पे एंट्री पास की थी ये वाली, पहले साल की। अब हम चलेंगे अगले साल में। अब 31 दिसंबर 2025 को हमने कहा ठीक है पैसे वापस कर दो। तो बैंक जो हमें पैसे करेगा, बैंक जो हमें पैसे वापस करेगा, वो आएगा हमारे पास 12,100। और जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा फाइनेंशियल एसेट है, वो किससे क्रेडिट होगा, 12,100 क्रेडिट होगा। तो इस तरह से हम इसे क्या करेंगे, हम इसको लेकर चल रहे होंगे। आ, ये ले 26 आई। अब इसके लिए ना, इसके लिए, इसके लिए जो IFRS 9 वर्ड इस्तेमाल करता है, वो क्या है, अमोर्टाइज कॉस्ट। क्या है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड। क्लियर है? अब इसको जरा आप नोट कर लें, कर लें। फिर जरा हम आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। देख लें, ये आपके सामने है, ये एग्जाम्पल हमने डिस्कस की है।
हाँ भी कर लिए नोट, आगे चले। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम थोड़ी सी मजीद जो है वो क्या करते हैं, बात करते हैं। अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो भी आप यहाँ पे डिस्कस कर लीजिएगा मेरे साथ, उनको समझिएगा, बिकॉज आगे जाके हमारी स्टैंडर्ड में ना ग्रिप अच्छी हो जाएगी। मैं वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं होगी। अब कूपन्स, बॉन्ड्स का वर्ड हम जब भी इस्तेमाल करेंगे तो आपने बॉन्ड को सिंपली कंसिडर करना है कि आपने लोन जो है वो लिए, या लोन आपने इन्वेस्ट किया, आपको हर क्या कर रहा है वो इंटरेस्ट जो है वो मिल रहा है। उसके बाद है एक वर्ड दैट इज कूपन रेट। आप में से कोई बच्चा बताएगा कि व्हाट इज कूपन रेट? हाँ, वाह वाह वाह। कूपन रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट तो होता है। तो इफेक्टिव रेट क्या होता है भाई? बेसिकली कूपन रेट रहेगा। कूपन रेट का मतलब क्या होता है? एक्चुअल इंटरेस्ट रेट। क्या? एक्चुअल इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव रेट क्या होता है? कि इफेक्टिव रेट जो है कि जिसके ऊपर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? इफेक्टिव रेट कहलाता है। हम दो सिनेरियोज देखते हैं। सिनेरियो नंबर वन, इन्वेस्टेड टुडे। आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है? आ,
और जो फ्यूचर में आपको रिडेम्पशन होगी, पैसे वापस मिलेंगे, उसमें आपका एक्चुअल रेट, जिसको हम कहते हैं कूपन रेट, और जो आपका इफेक्टिव रेट है, ये दोनों सेम है। कि मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो जिस रेट पे आज इन्वेस्ट करूंगा, फ्यूचर में मुझे पैसे इसी रेट के ऊपर जो है वो क्या मिलेंगे, वापस मिल रहे होंगे। ये है हमारे पास पहला सिनेरियो। इज इट क्लियर? देखते हैं इसको। कंपनी एक्स इन्वेस्ट इन अ बॉन्ड ऑफ कंपनी वाई। कंपनी एक्स ने कंपनी वाई में क्या किया, इन्वेस्टमेंट की है ऑन 1 जनवरी 2015। इंटरेस्ट रेट जो है वो है जी हमारा 6%। हम अजम्पशन ले रहे हैं, अभी हम उस पर नहीं जा रहे फेयर वैल्यू मेथड में, हम किस पे लग रहे हैं, कॉस्ट पे। कि अजम्पशन ये है कि हमारी अमोर्टाइज कॉस्ट वाली सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, कि भाईजान हमें जो है वो क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज जो है वो ही क्या होने हैं, वापस मिलने हैं। क्या मिलने हैं? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज जो हैं वो वापस मिलने हैं। जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट की है, जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट की है वो है 3,000। और रिडम्पशन जो है हमारी, रिडीम्ड आफ्टर 3 इयर्स, 3 सालों बाद हमने ये वापस लेना है। अब जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है और जो पेमेंट है वो सेम रेट पे, कूपन रेट और इफेक्टिव रेट हमारा बिल्कुल क्या है, सेम है। 3 सालों बाद हमने क्या करना है, पैसे वापस ले लेने हैं एज इट इज। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में आपने देखना है कि आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, EIR, दैट इज 6%, उससे का सेम है। और जो आपको पेमेंट की जा रही है वो भी सेम है, दैट इज इंटरेस्ट रिसीव जो है वो भी क्या है, 6% के ऊपर है। और ये आ जाएगा जी हमारे पास बैलेंस। हमारा रेट जो है वो चेंज नहीं होगा, रेट हमारा सेम रहेगा। अब जो कि हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट की डेट हमारे पास क्या थी, ये कम जनवरी 2015। हमने इन्वेस्ट कर दिया कितना, 3,000 रुपये के ऊपर। वो हमारे पास आ गया ईयर एंड, दैट इज 31 दिसंबर 2015। 3,000 का 6% ले कितना बनता है? 180। तो हमने 180 के ऊपर ही क्या किया, इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, कूपन रेट भी सेम है। हम पे भी किस पे करेंगे, 180 पे। बैलेंस हमारा 3,000 ही रहेगा, चेंज नहीं, बिकॉज हमारा रेट सेम है, रेट चेंज नहीं हो रहा। उसमें चलते हैं अगला। अब आ गया जी 2016, दूसरा साल, 2017, तीसरा साल। इंटरेस्ट रेट हमारा सेम है, वो चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट 180 पे आएगा, ये भी 180 पे आएगा। बैलेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, 3,000 आ जाएगा। यहाँ पे भी 180 आएगा, यहाँ पे भी 180 आएगा। कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा। तो टोटल अगर हम रेट की कैलकुलेशन करें, कितना बनता है, 180 टू 3 कितना बनेगा,
540। तो हमें जो इफेक्टिव रेट मिलेगा और जो हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे वो कितना होगा? 540। तो 3000 ये जमा 540 ये, तो वी गना रिसीव 3540 हमें रिसीव हो रहा होगा। ठीक है। तो ये क्लियर है ये? अब इसमें हम ना अपना सेकंड सिनेरियो देखते हैं, जो है हमारे पास कि हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और जो कूपन रेट है वो डिफरेंट है, कि इंटरेस्ट किसी और रेट पे कैलकुलेशन होगा और जो वापसी होगी वो किसी और रेट के ऊपर होगी। अगर ये सीन हो तो फिर हम इसको किस तरह से लेके चलेंगे वो देखते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, कंपनी ए ने इन्वेस्ट किया इन बॉन्ड ऑफ कंपनी वाई ऑन 1 जनवरी 2015। हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है डेट इज 6%। ठीक है। अमोर्टाइज कॉस्ट जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हमने की है इज एट 3000, कि मैं आज 3000 दे दूं। दे रहा हूं मैं, आज जो है मैं 3000 दे रहा हूं। वापस मुझे कितने मिलेंगे? जो रिडीम्ड अमाउंट होगी, जो वापस मिलेगी, वो कितनी होगी? 22 होगी आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स कर लेते हैं, चलिए। अब मुझे बताएं, क्या यहाँ पे प्रिंसिपल और जो रिडेम्पशन और इन्वेस्टमेंट है, क्या सेम रेट पे है कि डिफरेंट रेट पे है? डिफरेंट पे। अब देखिएगा कि हम किस तरह से इसको लेके चलेंगे, कि रिडेम्पशन हमारी डिफरेंट रेट पे हो रही है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और है, रिडेम्पशन हमारे डिफरेंट रेट के ऊपर, तो हम इसको किस तरह से लेके चलेंगे? तो वो हम यहाँ देख सकते हैं। हम वही टेबल बना लेंगे EIR का, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का। ये हमें पता नहीं है कितना है, नहीं सॉरी 6% है, ये 6% है। और हमारे पास आ जाएगा कूपन रेट जो है वो कितना है? 6% है। और ये आ जाएगा हमारे पास बैलेंस। अब आपने इन्वेस्ट किया 1 जनवरी 2015 को, 3000 आ गया, 3000 आ गया। अब आप हर साल देखें, जो आपको मैं टेबल जल्दी फिल करता हूँ फिल, बिकॉज 180 है। आपको हर साल जो है वो 180 जो है इंटरेस्ट रिसीव होना, 15 में हुआ, 16 में हुआ, 17 में भी हो गया 3, और 18, 18 में भी ये आपको 180 जो है ये तो मिलना ही मिलना है। लेकिन इफेक्टिव अगर इसको देखें, ये तो बनता है 720, ये है
720 जो हमारा बनेगा। लेकिन हमने इसको इफेक्टिवली 720 वापस नहीं करना। हमने इसको 720 ये जो वापस करना है, प्लस वो जो 3000 लेके 14 वापस कर रहे हैं, 400 हमने वो भी वापस करना है। तो टोटल उसको हमने वापस कितना करना है, 1120 रुपये वापस करने हैं। 1120 रुपये जो है वो वापस करने हैं। अब ये 1120 रुपये कैसे कैलकुलेट होंगे, कि भाई हमने आपसे लिया था 3000 रुपया, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बना आपका 1120 रुपया। हमने जो आपको पेमेंट की है वो की है कूपन रेट की 6% के हिसाब से, वो है 720 की। तो अगर आप ये लेस करवाएं तो बताएं क्या इसका जवाब 3400 आता है कि नहीं आता। इसका जवाब हमारे पास 3400 आएगा। तो दिस इज द वे हम क्या कर रहे होंगे, इसकी रिडेम्पशन जो है कर रहे होंगे। इज इट क्लियर। ये बड़ी बेसिक एग्जाम्पल, अगर अगर जाके हम इसको तफसील में डिस्कस करेंगे, आप ये देख लें। क्योंकि ये अमोर्टाइज कॉस्ट और उससे रिलेटेड जो है वो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या होती है क्या नहीं होती, उसको जो है वो देख रहे हैं। हाँ भी क्लियर है ये। तो वो एक हमारी टर्म आई थी अमोर्टाइज कॉस्ट के बारे में, वो जो है वो हमने क्या कर ली यहाँ पर, डिस्कस आउट कर ली कि क्या है और क्या नहीं है। अब मैं वापस आता हूँ ऑन द स्टैंडर्ड, डिस्कस करता हूँ कि अब जो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं जिनको हमने मेजर करना है, उसको रिकॉर्ड करने के मेथड क्या हैं। तो अगर हम बात करें डेट इंस्ट्रूमेंट्स की, वी हैव इन्वेस्टेड इनटू बॉन्ड्स, वी हैव इन्वेस्टेड इनटू लोन नोट्स, इनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो हम इसको लेके चलेंगे अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर, या हम लेके चलेंगे अमोर्टाइज कॉस्ट कब लेके चलेंगे, अभी बता दिया कि जब दोनों कंडीशंस जो हैं वो हमारी फुलफिल हो जाएंगी। क्या कि हमारा बिजनेस मॉडल जो है वो क्या है कि यार हमने एसेट को, उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखना है। और सेकंड जो है कि उसके साथ जितनी भी कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट्स हैं, इन्फ्लोस के, वो हम रिसीव कर रहे हैं। इफ बोथ दीज टू कंडीशन आर मेट, तो हम किस पे लेके चलेंगे, हम इसको मोटाइज कॉस्ट पे लेके चल रहे होंगे। क्लियर है। तो ये है हमारा मॉडल मोटाइज कॉस्ट पे लेके चलने का। इसकी हमने अभी एग्जांपल जो है वो डिस्कस की है। एक चीज आपने याद रखनी है कि ये वाला, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज भी आप रखने हैं और आप इसको होल्ड भी करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंटिंग मिसमैच है कि आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज जो है जो है मैच नहीं कर रही, या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो फिर आप उसको फिर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस पर ले जाएंगे। आप उसको फिर अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर नहीं लेके जाएंगे। ये दोनों कंडीशन, और इसकी मैंने आपको एक दो एग्जांपल्स जो है वो करवाई है। अभी डेट इंस्ट्रूमेंट्स को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में कब लेके जाएंगे, रिमेंबर ओसीआई में तब लेके जाएंगे जब ये दो कंडीशंस जो है वो मैच करेंगी। क्या पहली कंडीशन जो है कि आपका बिजनेस मॉडल जो है कि इसको आपने रखना है, आपने कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो लेने हैं और आप इसको बेच भी सकते हैं। आप ओसीआई के लिए क्या कंडीशन है कि आप उसको होल्ड करेंगे,
फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो, कि वो जो इंटरेस्ट फ्यूचर में मिलना है वो आपको मिले, और आप उसको बेच भी सकते हैं। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स हैं जो आपको मिलनी है, उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट जो आउटस्टैंडिंग होगा ये शामिल होगा। तो आप इस पे क्या लेके चलेंगे, आप उसको ओसीआई में लेके चल रहे होंगे। और आखिरी है दैट इज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप इसको कब रिकॉर्ड करेंगे, जब आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में लेके जा रहे हैं, जब आप उसको ओसी या जब आप उसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे। इफ दीज टू आर नॉट द केस, तो हम किस पे लेके चलेंगे, हम इसको हमेशा फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके चलेंगे। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, अगर अमोर्टाइज कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, अकाउंटिंग मिसमैच है, तब भी हम कहाँ जाएंगे, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके चलेंगे। अगर ओसीआई में रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन अकाउंटिंग मिसमैच है, आपको अकाउंटिंग करने समझ नहीं आ रही, तब भी आप किस में लेके चलेंगे, आप उसको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लेकर चल रहे होंगे। इज इट क्लियर? जैसे ये एग्जांपल है, एक्स वाई लिमिटेड मेक्स अ लार्ज अमाउंट इशू टू मार्केट, थ्री कंपनीज हैं, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, ईच बाय आइडेंटिकल 10 मिलियन के बॉन्ड्स हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कर दी, ए लिमिटेड होल्ड्स बॉन्ड फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टू मेजोरिटी, कि भाई उसने बॉन्ड लिया है कि उसने सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो। तो ये मेजर होगा हमेशा किसके ऊपर, अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर। तो सर बी लिमिटेड ने क्या कि हम कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो भी लेंगे, लेकिन हम उसको मार्केट में जब अच्छा रेट मिलेगा बेच भी देंगे, तो ये जाएगा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में। और सी लिमिटेड ले पाए उसको ट्रेड करेंगे, बेचेंगे, हम रख नहीं अभी ले रहे हैं कल को बेच देंगे, तो ये कहाँ जाएगा, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल एसेट, इनकी हमने क्लासिफिकेशन देखनी है। Investment in interest bearing debt instrument, the instrument is redeemable in 5 years. The intention is to collect cash flows where which are interest and principal amount only. If that is the case, तो हम इसको लेके चलेंगे amortized cost मेथड पे इसको लेके चल रहे होंगे। फिर इंटरेस्ट बेरिंग इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट की है, द इंस्ट्रूमेंट इज रिडीमेबल इन 5 years. द इंटेंशन टू कलेक्ट कैश फ्लो, हाउएवर एंटिटी मे सेल द लोन नोट्स अर्लियर इफ एनी गुड ऑफर इज रिसीव, तो मार्केटेबल भी हैं। तो ये किस में जाएंगे, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट की है कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज जो हैं वो चाहिए, विच कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेस इन ऑयल प्राइस इन नेक्स्ट ईयर एंड प्रिंसिपल अमाउंट एट द एंड ऑफ 5 years। अब इसमें देखें तो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो ही चाहिए, लेकिन इसको आप अमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं रिकॉर्ड कर सकते, बिकॉज यहाँ पे प्रिंसिपल शामिल है। अगर देखें यहाँ पे इंटरेस्ट की पेमेंट शामिल है, प्रिंसिपल की पेमेंट शामिल, बट तीसरी पेमेंट भी आ गई है जो ऑयल प्राइस की चेंजेस की वजह से आपको पे किया रहेगा। तो अब आप इसको अमोर्टाइज कॉस्ट पे नहीं लेके चल सकते, तो कहाँ जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा होगा। फिर in investment in loan note, the objective is to collect contractual cash flow which consists of interest, changes in loan price in 5 years, and the principal amount at the end of 5 years. However, the entity may sell the loan notes earlier if any good offer is received. तो इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो देखें, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है प्रिंसिपल इज एंड इंटरेस्ट, अगर इसके अलावा कोई भी चीज आप रिसीव कर रहे होंगे, तो फिर आप उसको क्लासीफाई कहाँ पे करेंगे, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लासीफाई कर रहे होंगे। क्यों भाई, क्लियर हुआ? उसके बाद है हमारे पास फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। अब देखो भाई, मैंने एक जगह इन्वेस्ट किया है, मेरे लिए एसेट है, अगले बंदे के लिए क्या है, लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज को हमने कैसे रिकॉर्ड करना है, यहाँ तो जाएंगी फेयर वैल्यू के ऊपर, यहाँ तो जाएंगी ये अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर। अब असूल याद रखना है, असूल क्या है कि हमारे जो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हैं उसको हम अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर ही रिकॉर्ड करते हैं। असूल क्या है तैयब, ये गारंटी दे देगा, ये गारंटी आपने इसको किस पे रिकॉर्ड करना है, अमोर्टाइज कॉस्ट के ऊपर, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे हम फेयर वैल्यू के ऊपर लेके चल रहे होते हैं। अब इसकी डिटेल जो है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, होती तो हम इसको लेके चलते। फेयर वैल्यू पे कब लेके चलते हैं, रिमेंबर, जिसको आपने ट्रेडिंग के लिए लेकर रखा हुआ है, जिसको बेचने के लिए लेके रखा हुआ है, तो वो कहाँ पे जाएगी, आपकी फेयर वैल्यू पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थ्रू फेयर वैल्यू पे लेके चल रहे हो। मोस्टली कैलकुलेशन इज फॉर द एसेट्स, लाइबिलिटीज की कैलकुलेशन जो है वो हमारी कदरें कम है, तो इसके लिए हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे ये है, आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल लाइबिलिटीज,
आपने 12% लोन लिया है, 5 साल के टाइम में आपने इसको पे करना है, तो ठीक है, नॉर्मली आप इसको मोटा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। 8% का लोन नोट है, इशूड बाय सी लिमिटेड है, और कोई भी इसमें ट्रेडिंग के बाद या अदर देन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो नहीं है, ये भी कहाँ जाएगा, आपका मोटर कॉस्ट में जा रहा होगा। फिर शॉर्ट टर्म करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, विच इज currently unfavorable. These type of transaction are usual feature of B for bank limited business. अभी शॉर्ट टर्म है ना, शॉर्ट टर्म का मतलब है डेली, मतलब रेगुलरली, मतलब फ्रीक्वेंटली। इफ द थिंग्स आर फ्रीक्वेंटली देन दे विल बी चार्ज थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप इसको कहाँ ले जाएंगे, फेयर वैल्यू के ऊपर ले जाएंगे। और आखिरी है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल जो है आपके क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं, आप इसको किस पर रिकॉर्ड करेंगे, आप इसको मोटा कॉस्ट के ऊपर ही रिकॉर्ड कर रहे। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, हम इसे फिर तो वाइंड अप करते हैं। अ, कल लाइव क्लास नहीं हो पाएगी। कल का लेक्चर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग आपके पोर्टल पे आ जाएगा। वो इसका सेक्शन नंबर 4 होगा, इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का, वो आप देख लीजिएगा कल, बिकॉज कल मैं अवेलेबल नहीं होऊंगा। फिर परसों जो फ्राइडे होगा, फिर इस पे हम सेक्शन नंबर 3 करके, तो फ्राइडे को चैप्टर हमारा जो है माइंड अप हो जाएगा। ठीक है, और जो कल का लेक्चर होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जो इम्पेयरमेंट है, आपको उसमें से सवाल आने के चांसेस हद से ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो आपके उसमें से आ रहे होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो है आपको कल मिल रहा होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो मिलेगा। तो कल हम लाइव नहीं करवा पाएंगे, कल आप रिकॉर्डेड मोड में जाएंगे। परसों फिर जो है सेक्शन 3 जो मेजरमेंट कराया जाएगा वो, और कुछ सवाल जो है करके, तो फ्राइडे को हमारा चैप्टर ये वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है जी।